बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 13 का जो टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट टाइम हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर आपको बताया था कि उसमें किस तरह से इमेजेस बनती हैं, और उसके हवाले से मैंने 4 रूल्स आपको बताए थे। वो 4 रूल्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स के लिए वैलिड हैं और वो वर्क करते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन रूल्स वही अप्लाई होते हैं। एक बात ये जहन में रखिएगा कि कॉन्केव मिरर हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, इसलिए कि वो फोकल पॉइंट पे यानी एफ पर तमाम की तमाम रेस को कन्वर्ज कर देता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जेंट मिरर है, ये किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता। तो जिस तरह से आपने याद होगा कि प्लेन मिरर में एक हमने इमेज फॉर्म की थी, वो इमेज कहाँ पे थी? एक वर्चुअल इमेज थी जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है। बिल्कुल सिमिलर केस कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी है। इसकी जो इमेज बनेगी वो भी बिहाइंड द मिरर बनेगी और किसी जगह पे कन्वर्ज नहीं होगी। हाँ, इमेजिनरीली हम उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके वहां पर इमेज फॉर्म करेंगे। तो आइए इस पर थोड़ी सी आपको तफसील बताते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो ये है, ये वाली इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, जबकि इस पे जो ग्रे मटेरियल लगाया गया है या सिल्वर ग्रे मटेरियल वो इस साइड पे लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये पोर्शन इसका मिरर पोर्शन है, ये बैक है, ये बिहाइंड दी मिरर ये पोर्शन बनता है। हमने यहाँ पे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, एक ऑब्जेक्ट रखा। अब रूल नंबर 1 क्या था इमेज फॉर्मेशन के लिए? अगर पैरेलल रे आती है तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। इसका जो फोकस हमने यहां पे सेट किया है वो यहां नहीं किया। बेशक इसकी इसका जो फोकस होता है वो, चूंकि आपको मालूम है कि इसकी जो, अगर मैं डायग्राम मुकम्मल करूं यहां से, तो इसका जो स्फीयर बनता है वो यहां से ऐसे करके बनता है, इतना बड़ा स्फीयर बनता है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बना, जिसका फोकल पॉइंट ये बना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोकस जो है वो इनसाइड दी स्फीयर कहीं पर मौजूद होता है और मिरर साइड आउटर साइड होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को इसके मिरर के सामने रखते हैं और यहां से एक पैरेलल रे आके इस मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से वापस चली जाएगी। लेकिन वो कहां से कैसे जाएगी? कोई यहां से लाके इस तरफ भी इसको बैक कर सकता है यानी रिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई इस तरफ भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें रूल नंबर 1 पता है कि पैरेलल रे आती है तो फोकस से पास होती है। तो हम यहां पर ये जो फोकस था यहां से, और स्ट्राइकिंग पॉइंट यहां पे, स्ट्राइकिंग पॉइंट हमारा कहां पर था? ये हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट है। इस फोकस से अगर हम इसको लाइन को मैच करें यानी इसको दोनों को मिला दें, तो जो लाइन यहां पर आएगी ये रिफ्लेक्टिंग लाइन बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग रे बन जाएगी, जो ये पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक हो गया? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि रूल नंबर 4 क्या था कि अगर कोई रे आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो उसी पाथ से वापस हो जाएगी। सिमिलर कंडीशन यहां पर भी है कि ये एक रे हमने बनाई है जो बिल्कुल यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके स्ट्राइक करती है और इसी पाथ से ये वापस हो जाती है, यानी यहां से आ रही है और यहीं से वापस हो जाएगी, यानी ये टकराने के बाद यहां से इधर वापस चली जाएगी। जाहिर है इसको तो क्रॉस नहीं करेगी, इसको तो क्रॉस नहीं कर सकेगी, यहां से स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी, लेकिन इसका जो पाथ सेट होगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के जरिए से पाथ सेट होगा। मैंने यहां पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 लगाया क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई से दो रूल अप्लाई करने पड़ते हैं।
तो हमने यहाँ पे जब ये पहला रूल अप्लाई किया तो यहाँ से ये रे बन रही है, आप देख सकते हैं कि ये रे बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये वाली रे बन रही है जो फोकस से इसको मैच कर रही है, ठीक है। दूसरी रे क्या बन रही है? दूसरी रे ये आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब जब ये हमारे पास क्रॉस पॉइंट यहां पे आ रहा है बी डैश पर, तो यहीं से बिल्कुल स्ट्रेट एक हमारे पास एरो बना है। यही एरो हमारे पास इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट का। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज बन रहा है ये इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बन रहा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और ये एरेक्ट है, यानी आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर की जानिब था, इसका इमेज भी ऊपर ही की जानिब है। चुनाचे जो इमेज वर्चुअल होता है वो अमूमन एरेक्ट भी होता है। तो ये वो फॉर्मेशन है जिसकी आप एक या दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पास आपको ये बनाना आ जाएगा। बस चंद बातों का ख्याल रखना है। एक बात तो ये है कि इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट हमारे पास है पोल पी, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, ठीक है, पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो एफ से लेके सी तक का होना चाहिए। पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस और एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक एफ डैश लगा देता हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि पी से लेके एफ डैश तक का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस जो यहाँ था वही मैंने यहाँ पर भी रखा है। और दूसरी एक बात ये है कि ऑब्जेक्ट आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्लियर हो गया। और तीसरी बात ये है कि एरोज जरूर यहाँ पर आप लगाएंगे। ये एरो यहाँ से आ रहा है और यहीं से वापस ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। लेकिन इसको मैच करते वक्त हम इस एफ को और इस सी को साथ मिलाएंगे, ये क्रॉस पॉइंट मिलना आसान हो जाएगा, यहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के जरिए से, वो वर्चुअल है, एरेक्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है वो है न्यूमेरिकल्स का। लेकिन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी आपको न्यूमेरिकल्स की टिप्स देना चाह रहे हैं। और वो टिप्स कुछ यूं हैं कि हमने चूंकि दो स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं, दो स्फेरिकल मिरर्स में एक हमारे पास कॉनकेव मिरर था और एक हमारे पास आज जो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है। तो प्रॉब्लम्स तो हमारे पास दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स में आएंगे, कॉनकेव के भी आएंगे और कॉन्वेक्स के भी आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसको आप देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आप इसको याद रखिएगा। हमारे पास कॉनकेव मिरर भी होगा और कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। नेचर ऑफ इमेज हमारे पास, अगर हम कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो यानी P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर अगर P की वैल्यू F से बड़ी है या नियरली इक्वल भी है तो क्या होगा, हमारे पास रियल इमेज आएगी, इन्वर्टेड आएगी और इन फ्रंट ऑफ मिरर आएगी। और Q को हम पॉजिटिव रखेंगे इसलिए कि हमारे पास रियल इमेज आ रही है। उसके बाद अगर कॉनकेव मिरर में ये हो जाए कि P की वैल्यू लेस देन F हो गई, पहले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू F थी, अब लेस देन F हो गई, तो अब यहां पर रियल इमेज नहीं मिलेगी, अब यहां वर्चुअल इमेज मिलेगी। वो एरेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। लगभग उसकी कैफियत इसी तरह होगी जैसे मैंने यहां कॉन्वेक्स लेंस में बताई है, लेकिन वो कॉनकेव मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन ऑल केसेस, चाहे P F से बड़ा हो, छोटा हो, इक्वल हो, कुछ भी हो जाए, इमेज आपके पास वर्चुअल मिलेगी, एरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी और इसमें भी Q को नेगेटिव ही लिया जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स को करना आसान हो जाता है। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की।
अच्छा, न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम एक चीज और आपको बताते चलें कि एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि कहीं पर ऐसा होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है, कहीं ऐसा होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाती है, उसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। तो ऐसे रेशियो को हम कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको यूं भी फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर Q अपॉन P इन दोनों को डिवाइड कर दिया तब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है। अच्छा, एक बात और हम इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। तीन बातें हैं। इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब यह बनेगा कि इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर m is less than 1, if m is less than 1, then image is smaller than object। एक बात, दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि if m is equal to 1, then image is equal to ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हमें एज अ क्लू हमारे पास है। हम किसी भी सिचुएशन पे नेचर ऑफ इमेज लिखना चाहेंगे तो m को देख के भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेज हमारे पास लार्जर है, स्मॉलर है या इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 इस वक्त मेरे सामने खुला हुआ है, पेज नंबर 279 पे जरा देखिए, मैं इसको पढ़ रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इसका डेटा बनाते हैं। ये है हमारे पास 13.1। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास P होता है 30 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर F दे दिया है। फोकल लेंथ, इफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए, दो बातें पूछी है ना, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब Q, पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज का मतलब है कि HI भी पूछा है आपसे, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। अच्छा, अभी हमने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया है। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इसको सामने रखते हुए हम कुछ अंदाजे तो अभी लगा लेते हैं। हमारा P जो है वो F से बड़ा है,
P is 30 and F is 5। और मिरर कौन सा है, चलिए मैं यहां पर डेटा में लिख भी देता हूं कि दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम कहां जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर पे जा रहे हैं, यहां पे चले गए। ठीक है, वैसे दोनों जगह कॉनकेव मिरर लिखा है, लेकिन ये लेस देन एफ के साथ है, ये ग्रेटर देन एफ के साथ है, तो हम यहां पे चले गए। ठीक है, हमारा P इस क्वेश्चन में F से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेचर ऑफ इमेज आएगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी, तो पहले ही पता चल गया। आपसे क्या पूछा था, उसने ये बताया था कि पोजीशन ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज निकालिए। ये दोनों बातें अपनी जगह पर है, नेचर ऑफ इमेज नहीं पूछा, लेकिन नेचर ऑफ इमेज हमें यहीं पर बैठे बैठे पता चल गई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि उसने कहा हाइट ऑफ इमेज, वो तो हम जब कैलकुलेट करेंगे उस वक्त हमें पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त हमें इतना अंदाजा हो गया कि रियल, इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ मिरर वाली नेचर हमें मिलेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए, जो हमने पिछली क्लास में ड्राइव किया था। अपना काम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये फॉर्मूला बेहतर इसलिए होता है कि दूसरा जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था उसमें P और Q दो जगह आ जाता है, तो कोई वैल्यू पुट करनी होगी तो दो जगह पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक ही जगह पुट करनी है, इसलिए हम ये फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 1/f की जगह 1/5 हो गया, 1/p की जगह 1/30 हो गया, और 1/q एज इट इज़ आ गया। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 1/5 माइनस 1/30 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 1/q रह जाएगा। एलसीएम लिया 30 आ गया, 5 हाउ मेनी टाइम्स इज 30, 6 टाइम्स, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 1 6, तो ये 1 आ गया, 1/q। इस तरह से हमारे पास ये 5/30 इज इक्वल टू 1/q, कट होने के बाद 5 1 5 6 1/6 इज इक्वल टू 1/q। अच्छा, अब उसके बाद जब इसको भी और इसको भी इन्वर्ट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू बन जाती है, और ये यूनिट आपको लाजमी लिखना है, याद रखिएगा। तो 6 इज इक्वल टू, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि Q मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया। आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको भी इन्वर्ट कर दिया, इसको भी इन्वर्ट कर दिया, दोनों बातें दुरुस्त हैं, तो Q की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये कहलाती है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज में 6 आ गया ना अब आपके पास, इसका मतलब ये है कि इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगी। अब आप मैग्निफिकेशन पर आ जाइए। हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन हमें पता है। मैंने दो फॉर्मूले यहां लिखे, एक और ये दो। ठीक है, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को हम मर्ज कर दें, मर्ज करने का मतलब पता है क्या होता है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है ना, अल्टीमेटली इसकी राइट हैंड और राइट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, उसके बाद इसको दोबारा आपके सामने ही करूंगा। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय, दो तरीकों से होती है हमारे पास, m इज इक्वल टू Q/P और m इज इक्वल टू HI/HO। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बनेगा, Q/P इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला जिसमें m कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बस। q की जगह 6 आ गया, p की जगह 30 आ गया, hi हमें मालूम करना है, जबकि ho दिया हुआ है 5। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 5 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 30, 6 5 30, ये भी 30, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर hi इज इक्वल टू 1। सब चीज सेंटीमीटर में चलेगा, इसमें ऐसा यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ये हमारे पास hi यानी हाइट ऑफ इमेज आ रही है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ रही है 1 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट लिखा हेंस, दो बातें हमने की, एक q और एक hi। q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और hi इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या पता चल रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है? q बड़ा है, hi 1 सेंटीमीटर आ रहा है, या इसके ऑपोजिट है? क्या चीज हम इससे कंक्लूड करते हैं? देखिए, आपका p और आपका q, p आपके पास था 30 और q आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो p बड़ा है, q बड़ा है? p बड़ा है। जब p बड़ा हो जाए, जब p बड़ा हो जाए और q छोटा हो जाए तो मैग्निफिकेशन 1 से लेस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आएगी। और आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर थी और हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको खुद ब खुद मिलती चली जाएंगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।